बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान के आज पार्लियामान के अंदर मुश्तरका इजलास था और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है 2023 का उसको कसरत राय से मंजूर किया गया। अब मामला ये है कि 10 दिन तक अगर सदर साहब उसको असेंट नहीं भी देते तो इट विल बिकम अ लॉ। लेकिन सवाल ये है कि अगर जब ये कानून नाफिजुल अमल होगा तो क्या ये बरकरार रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, क्योंकि माजी में तो कोई इतना ताबनाक हमारा माजी नहीं है इस हवाले से। और मुतअद्दिद दफ़ा बहुत से मामलात जो कि पार्लियामान के अंदर से उठे उनको अदालत के अंदर जाकर फिर कलअदम करार दिया गया। उसकी एक जो रिसेंट पास्ट में एग्जाम्पल मिलती है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून है, जैसे 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया था। अब सवाल ये है कि आज पार्लियामान के अंदर बहुत सी तकारीर हुई। आज हम आइन की गोल्डन जुबली भी मना रहे हैं और आइन पाकिस्तान के साथ पिछले 50 सालों के साथ क्या क्या हुआ, अगर हम उसे याद करने बैठेंगे तो हम शायद यकीनी तौर पर मायूस भी होंगे और तशवीश भी होगी और अपने किरदार के अंदर भी हमें लगेगा कि बहैसियत एक कौम और बहैसियत एक रियासत हमने क्या कुछ किया है। और फिर उसके अंदर किरदार बहुत अहम है और बड़ा मेजर इम्प्रिंट है पाकिस्तान की आला अदलिया का कि उस मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने पिछले 50 साल के अंदर पाकिस्तान के आइन के साथ क्या किया है, पाकिस्तान के आइन को कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से रीराइट किया है। आज जहाँ पाकिस्तान का पार्लियामान पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा है, इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि ये सिर्फ अपने सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट के लिए सब कुछ किया जा रहा है और एक इलेक्शन से बचने की कोशिश की जा रही है। जबकि जो दलील है, जो मुख्तलिफ दलीलें हैं, उनको जब आप सुने तो उनके अंदर वज़न मौजूद है। लेकिन आइन ये चीज़ ज़रूर डिक्टेट करता है कि आपने असम्बली अगर वक्त से पहले तहलील होती है तो 90 दिन के अंदर इंतखाब करवाना है। लेकिन आज माजरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो भी मजबूर हो गया है ये ख़त लिखने पर और पार्लियामेंट को सजेस्ट करने पर कि आप इन जो कानून है, मुतलका कवानीन है, इनके अंदर तरमीम कीजिए ताकि जो इंडिपेंडेंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ना सिर्फ वो स्ट्रेंथन हो सके, वो बहाल हो सके। इंडिपेंडेंस से याद आया कि एक ज़माने में जब अभी वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे, जनाब खोसा साहब जज थे और बड़े ज़बरदस्त आर्टिकल्स लिखा करते थे, तो उन्होंने लिखा एक दफ़ा कि इंडिपेंडेंस क्या होती है और इम्पार्शियलिटी क्या होती है। और उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात तहरीर की थी कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट तो हो गई लेकिन क्या वो इम्पार्शियल हो पाई है या नहीं। मेरे ख़्याल में आज तक इसका जवाब अगर कोई मुकम्मल तौर से ना देना चाहे तो ये उसकी जवाबदीद है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि इसका जवाब आज भी नफ़ी में आता है कि ऐसी इंडिपेंडेंस ली गई है और मिल गई है और हासिल की गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सियासी जमातों की मदद से भी, जिसको बाद में काबू में रखना मुश्किल हो रहा है। और ये भी बात है कि इम्पार्शियलिटी आज तक इंश्योर नहीं हो सकी बदकिस्मती से। मामला किस तरफ जा रहे हैं? आज 10 तारीख थी, इलेक्शन कमीशन को पहली ट्रॉन्च मिलनी थी लेकिन मामला पार्लियामान के अंदर है। इसाक़ साहब गए, उन्होंने फाइनेंस कमेटी को भिजवाया है, कोई कट ऑफ डेट भी रखी है शायद कि इस जुम्मे तक मामला वापस आएगा और सामने रखा जाएगा। ये भी कहा जाता है कि आइन का आर्टिकल 81D बड़ा क्लियर है कि अगर आपने इस तरह की कोई मामलात करने हो तो पार्लियामान के अंदर तो आपको लाना पड़ेगा और कुछ बातों की इजाज़त बाकायदा तौर पर पार्लियामान से लेनी पड़ेगी। लेकिन इंटेंट के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसे ही है कि इंतखाबात नहीं हो रहे और ना ही होंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो सिरे से अभी तक कोई डेट ही नहीं है, क्योंकि शायद मंजूर ये था मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को कि पंजाब के अंदर इलेक्शन के हवाले से डेट पहले आ जाए, क्योंकि वहाँ पर कामरान मुर्तज़ा साहब ने ख़ुद वो विड्रॉ करके सारी प्रोसीडिंग से या उन्होंने अपने दलाइल दिए नहीं, तो उसके हवाले से कोई बात सामने आई नहीं और अब भी वो बात वाज़े नहीं है। लिहाजा ये तमाम सवालात हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आज जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़र साहब मौजूद थे। बहुत से लोग उस पर भी एतराज़ कर रहे हैं कि जनाब काजी फ़ाइज़र साहब क्यों तशरीफ़ ले गए, और अगर तशरीफ़ ले गए तो जो होस्ट थे उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उनको किसी ऐसे मकाम पर बिठाया जाए जहां पर वो सियासी कायदीन के साथ ना बैठे, उस रो के अंदर ना बैठे, उस जगह पर ना बैठे जहां पर उनके साथ जनाब आसिफ जरदारी साहब तशरीफ़ फरमा हैं जो कि इस वक्त MNA हैं, साबिक सदर हैं और शरीक चेयरपर्सन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनके साथ ना बैठे यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ जो कि अपनी पार्टी के सदर हैं। लिहाजा काजी फ़ाइज़र साहब को किसी बेहतर जगह पर बिठाना चाहिए था। गो के उन्होंने अपनी इस तकरीर के अंदर 2 मरतबा कम अज़ कम ये बात कही कि यहाँ बहुत सी सियासी तकारीर हुई हैं
मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं उनसे एग्री करता हूँ। शुरू में भी कहा, इख्तिताम में भी कहा, लेकिन तनकीद आज तक हो रही है और अभी भी हो रही है। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, खुद भी एक वकील है, कानून को बड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। जनाब अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन है कौमी असम्बली के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, अगेन खुद वकील हैं, समझते हैं मामलात को। आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब वकील हैं, जनाब इमरान खान के मुतअद्दिद मामलात के अंदर, कानूनी मामलात में भी हम उनसे रहनुमाई लेते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे उस्ताद जनाब सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं। मुल्क की सहावत का एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान की तारीख उनसे छुपी हुई नहीं है और 75 सालों के अंदर हमने अपने साथ क्या किया है इसका भी वो भरपूर तरीके से इदराक रखते हैं। सबसे पहले मैं बड़ी पॉइंटेड सी सवालात आपसे करना चाहूँगा। मलिक साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटेंट इज़ देयर, क्या ये मामला पार्लियामान के अंदर तो आया है लेकिन इसके बारे में ऑलरेडी एक परसेप्शन क्रिएट कर दी गई है। मैं चाहूँगा ज़रा आप ये बताइए कि क्या सेंस ये है कि हमने डिलिब्रेशन करके फाइनेंस कमेटी में जाएगा, वापस आएगा, आपने इलेक्शन के लिए पैसे देने हैं, या पार्लियामान के अंदर ये मामला रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि आज जनाब इसाक डार फरमा रहे थे कि पार्लियामान ने करारदाद मंजूर की, ये हम जो माइनॉरिटी फैसला है ये तो बाइंडिंग नहीं है। इफ इट्स नॉट बाइंडिंग, इफ यू हैव मेड अप योर माइंड, देन व्हाट इज द एक्सरसाइज गोइंग ऑन इन द पार्लियामेंट? जी मुनीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बड़ी बुनियादी दो सवाल हैं। पहला सवाल कि जब करारदाद पार्लियामान की है जी और पार्लियामान ये कह रही है कि फैसला अक्सरियती 4 का है और 3 का नहीं है, वो एक अलग बहस है। और उस बहस का इसके साथ इस तरीके से जो ताल्लुक़ बनता है वो ऐसे बनता है कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक ही सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद किया जा सकता है। लिविंग असाइड फॉर अ मिनट, मैं एक लम्हे के लिए अपनी इस पोजीशन को साइड पर रख रहा हूँ कि मैं भी ये समझता हूँ कि 4 मेंबर का फैसला है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, वो 3 जजेस का है जी, और वो चीफ जस्टिस का ऑर्डर है, इसलिए वही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। ठीक, तो इस बहस को ज़रा थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखते हुए सिर्फ इस पोजीशन को देख लें कि जो आर्टिकल 81 है उसने डील कैसे होना है। तो आर्टिकल 81 जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो भी वसाइल दिए जाने हैं उनको आपने आर्टिकल 81 ऑनवर्ड्स डील करना है जी, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो पार्लियामान के सामने जाए। ठीक हो, तो इस सूरत में वो पार्लियामान के सामने गया और ये पार्लियामान की स्वाबदीद है कि वो जब इसको अपने पास अपनी प्रोसीडिंग्स में इन द हाउस और इन द कमेटी जब वो थ्रेड बेयर देखेगी और देखने के बाद वो फैसला करती है और उसमें जो कंसेंसस होगा या जो भी उसमें पोजीशन होगी वो आपके सामने आ जाएगी। उसको प्री सपोज नहीं किया जा सकता कि क्या सूरत होगी। ठीक है, ये 2 बातें जो आपके सामने। ठीक, आपने कहा उसे प्री सपोज नहीं किया जा सकता, बट आप माशाल्लाह खुद भरपूर इदराक रखते हैं, खुद सियासतदान भी हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ओवरऑल हमारे इर्द गिर्द परसेप्शन क्या है, और परसेप्शन आप भी बेहतर समझते हैं, रियलिटी से शायद ज़्यादा अहमियत रखती हुई है कि इलेक्शन कोई नहीं होने और शायद वफाकी हुकूमत फ़ंड भी जारी नहीं करेगी। पार्लियामान के सामने जाना और ये सारा मामलात कराना ये इसी वजह से भी है कि आपने एक असेंट दिलवानी है पार्लियामान की, कि पार्लियामान ने मंजूर नहीं किया। बट लेट मी ब्रिंग इट टू बैरिस्टर गौहर खान साहब। बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा, ये मलिक साहब ने कहा कि हमने कानूनी तरीका है, आइनी तरीका है, आर्टिकल 81 बड़ा क्लियर है कि अगर आपने पैसे इस तरह से अप्रोप्रिएट कराने हैं या रीअप्रोप्रिएट होने हैं किसी जगह तो आपको पार्लियामान के अंदर ये लाना पड़ेगा। करारदाद अपनी जगह होगी, बट करारदाद मुझे पता है, आपको पता है, हम सबको पता है, इट्स नॉट बाइंडिंग और वो किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द नहीं कर सकती। बट द सेंस ऑफ द हाउस एट द मोमेंट इज कि नहीं जी, वो तो 4-3 का फैसला था, ये 3-2 का तो माइनॉरिटी फैसला है। ये जो अभी एक्सरसाइज मलिक साहब की जमात कर रही है अपने इत्तेहादियों के साथ, आपको लगता है ये ऐसे ही है या वो परसेप्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ज़्यादा इस वक्त हर जगह मौजूद है कि इलेक्शन नहीं होंगे और ना ही कोई फंड्स दिए जाएंगे? ये आपके परसेप्शन ठीक है, मैं उससे एग्री करता हूँ। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने यही होल्ड किया है कि इलेक्शन 90 डेज़ में होने। अब अगर ये कहते हैं वो 4-3 का फैसला है, 4-2 का फैसला है, वो तो एक अलग बहस है। लेकिन 1 मार्च के भी डिसीजन आ गया था, उसके बाद 4 अप्रैल का डिसीजन आया। 4 अप्रैल के डिसीजन के बारे में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो 2 जज का, 3 जज का, वो 3 जज का, 3 जज ही बेंच पे बैठे थे। अब वो 3 जज का फैसला भी क्लियर है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने और ये पैसे उन्होंने रिलीज़ कर देने। अब सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट
अमेंडमेंट अगर आ जाए वो उस वक्त तक ऑर्डर है, वो इम्प्लीमेंटेबल है, वो अंडर आर्टिकल 188, 187, 190 वो हर जगह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंटेबल होना है और सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंट कराना है। ये पैसे हर सूरत उन्होंने देने। अब इसका एक ही तरीका हो सकता था, अगर गवर्नमेंट चाहती ये पैसे ना मिले तो इनके पास ज़रूर एक आईनी हक था कि ये आर्टिकल 188 का रिव्यू फाइल करते, वो गुजारिशात सामने रखते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इनके सारी गुजारिशात सुन करके ये फैसला किया था। तो शायद रिव्यू का इनको पहले से पता है कि रिव्यू में इतनी जान नहीं होगी। अब इसमें एक अर्ज में कर लूँ, जिस तरह ये जिक्र कर रहे हैं अभी की ये नहीं है, 24 जनवरी को लेटर लिखा गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, और इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया था आमिर महमूद साहब जो एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस है 8 फरवरी को, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि हमें 5 बिलियन रुपीस चाहिए 93 एमएनएस की जो बाई इलेक्शन होने हैं, जो पीटीआई के एमएनएस की वजह से वैकेंट हुई थी, अब उस पर तो इलेक्शन होने नहीं। और साथ ही ये कहा था कि 20 बिलियन हमें चाहिए जो 297 सीट्स है पंजाब की और 115 सीट्स है केपीके के। उसके जवाब में सेक्रेटरी साहब ने ये लिखा था कि हम आपको ट्रेंचेस में ये देंगे, 5 अरब हम ऑलरेडी दे चुके, 10 देंगे, पर साथ एक रिक्वेस्ट कर ली कि फाइनेंशियल क्रंच है तो इसको सिर्फ फॉर द टाइम बिंग इसको डेफर कर ले। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इस तरह वायलेट करें, आप पार्लियामेंट। बट ये वायलेशन की बात आपने बैरिस्टर साहब की है, तो मलिक साहब की जमात, इनके कायद, इनके वज़ीर-ए-आज़म, पूरी काबीना और पार्लियामान वो अपनी जगह मुतमईन है कि हमने अपना काम किया है। काबीना ने उसके अंदर मंजूरी दी, रिजेक्ट किया इस फैसले को और कहा यह अक़लीती फैसला है। पार्लियामान में गए, वहाँ करारदाद मंजूर हो गई। तो वायलेशन को अब सुप्रीम कोर्ट डील कैसे कर सकती है? क्या कंटेम्प्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन वहाँ लग नहीं सकता क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो डिपेंडेंट है मुख्तलिफ मामलात के ऊपर। यहाँ भी कंटेम्प्ट का मामला इतना सादा नहीं है। अभी राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म को तो बुला ही नहीं सकती अदालत क्योंकि काबीना ने फैसला दिया। काबीना के पास जाएंगे तो काबीना कहेगी जी पार्लियामान ने भी यही फैसला दिया हुआ है, तो किसको बुलाएंगे और किससे बात की जाएगी? ये एक्चुअली जो पिटीशन हमने फाइल की उसमें वफाकी हुकूमत की पार्टी थी, उसमें पार्लियामान पार्टी नहीं थी। नहीं पार्लियामान का कंटेम्प्ट होता है और जो प्रोसीडिंग उसमें है वो आईनी तौर पर 69 में कवर्ड है, उसका कोई इशू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यह है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट खत्म कर ये फंड्स जारी करे। अब जब फेडरल गवर्नमेंट को ऑर्डर हुआ तो शायद ये मौजूदा हुकूमत बोल चुकी है कि यूसुफ रजा गिलानी को जिस वक्त नोटिस इशू हुआ था उसमें भी ये प्रिंसिपल तय हो गया था, और उस वक्त भी आसिफ सईद कोसा साहब ने कहा था वज़ीर-ए-आज़म को नोटिस इशू करते हुए, उन्होंने ये कहा था दिस इज वेयर द बक स्टॉप्स, और ये प्रिंसिपल ले डाउन कर लिया था कि अगर वज़ीर-ए-आज़म करता है वो आईनी तौर पर एग्जीक्यूटिव हेड है वो हेड कर रहे होते हैं। आल्दो वो डायरेक्शन तो गई थी लॉ मिनिस्ट्री को और वहां से समरी जानी थी, और समरी जब तक वो मुंह ना हो जाए तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म कैसे ऑर्डर करे? देखिए एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर आ जाए, आप उसको ये बनाए कि मैं उसको पार्लियामेंट में ले गया, मैं उसको कैबिनेट के सामने ले गया, ये कोई जवाब नहीं। आईन उसको बिला कोई यूजर के आप कहते हैं इम्प्लीमेंटेबल होता है और ये द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बट मुस्तफा इम्पैक्ट के प्राइम मिनिस्टर, बट ठीक है, बीइंग द एग्जीक्यूटिव हेड वज़ीर-ए-आज़म इस्तेकाक भी रखते हैं और जिम्मेदार भी हैं, लेकिन मुस्तफा इम्पैक्ट केस बाद में आया, पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं है, इट्स द कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर दैट मेक्स द गवर्नमेंट, वो भी एक एलिमेंट मौजूद है। और कैबिनेट ने अप्रूवल इसकी दी थी, यानी कि उन्होंने कुल्ली तौर पर खुद इसे रिजेक्ट किया था, वो बाकी डिलिबरेट करना है कि किसने साइन किए किसने नहीं किया, सिर्फ लफाजी थी या कहीं लिखी पड़ी बात भी थी। बट मैं मंदोखैल साहब आपके पास आऊंगा, देन अगेन मैं चाहूंगा जरा किसी स्टेज पे मलिक साहब भी हमें क्लियर करें। अब ये बात लगभग तय है कि इंतखाबात नहीं हो रहे या वफाकी हुकूमत नहीं देगी। अभी बैरिस्टर साहब ने भी कहा कि ये वायलेशन होगी, बट वायलेशन में किस तरह वज़ीर-ए-आज़म को आज के हालात के अंदर, क्या आपको लगता है कि इस पोलराइज्ड माहौल के अंदर वज़ीर-ए-आज़म को सिंगल आउट करके ये कहा जा सकता है कि आप जिम्मेदार हैं, आपने पैसे नहीं दिए, आपने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना, लिहाजा आपके ऊपर ही कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चलेंगी? बहुत शुक्रिया। माजी में इस तरह मिसालें तो मौजूद है जो यूसुफ रजा गिलानी साहब को खड़े खड़े 2-3 मिनट जो उसको वहाँ लगा के और उसको बाहर भी नहीं जाने दिए ताकि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब उनकी सज़ा माफ़ करे। तो ये माजी की मिसालें मौजूद है।
मगर आप ये बताओ वज़ीर आज़म कहाँ से है? वज़ीर आज़म बना है पार्लियामेंट से, ठीक है, और पार्लियामेंट ने ये चीज जब एक बिल पास कर दी है 184(3) की, और सेनेट में भी पास कर दी है, आज जॉइंट सेशन में भी ये जमा हो गया, तो आप मुझे बता दूं कि वो जो 100 मोटो वो तो उसकी बुनियाद तो वैसे खत्म हो गई है, बट वो कानून अभी बना एनफोर्स नहीं हुआ ना सर। नहीं 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 नहीं, देखिए मुनीर साहब आप भी वकील है, आप आमतौर पे जस्टिस फाइज ईसा साहब ने क्यों उन सारे केसेस को 100 वोटों को एडजेंट किया है? जब एक चीज टेबल हो गया तो आपको क्या जल्दी है उस चीज को स्पीड से चलाने की? जब एक टेबल हो गया वो रिजेक्ट हो जाता, उसके बाद आपके पास इख्तियार था, लेकिन वो तो एक्सेप्ट हो चुका है। एक्सेप्ट होने के बाद पहले आपने एक रजिस्ट्रार के जरिए, जो एक सरकारी अफसर है, उसके जरिए आपने फाइज ईसा के फैसले को आपने रद्द कर दिए। जब तनकीद आ गई है तो आपने 6 रुकनी बेंच बना दी है, तो आपने अपनी एक लिहाज से वो गलती तो तस्लीम कर ली है, और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म बनना हुआ है पार्लियामेंट से। जब पार्लियामेंट का इख्तियार है, पार्लियामेंट एक फैसला कर दिए, तो मैं ये समझ रहा हूँ वज़ीर आज़म के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस बात की आएगी? और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मेरे बिल आज ही लॉ एंड जस्टिस कमेटी में लगा हुआ था, उस हवाले से भी ठीक है। पूरे दुनिया में मुनीफ साहब आप ये यकीन करेंगे, पूरे दुनिया में इंडिया और पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा नहीं है, सही है, वार्निंग है। हमारे मुल्क में क्यों? वकील की शक्ल पसंद नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पार्लियामेंट किसी मेंबर की पसंद नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और उसका सजा जो नाइली की सूरत में भुगतता है। क्यों? ऐसा क्यों? और ये इख्तियार सिर्फ अदलिया को क्यों है? आप मुझे बताओ, पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए? पार्लियामेंट की तो इन पार्लियामेंट की जो हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी है उनके पास इख्तियार नहीं होना चाहिए कि एक सरकारी अफसर उसकी जो डायरेक्शन है उसको वायलेशन करते हैं? तो सवाल ये है कि जो आपका सवाल है वज़ीर आज़म के खिलाफ किसी तौर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता नहीं है, और जिस बेस पे ये फैसला हुआ वो बेस तो वैसे खत्म हो गया मेरे हिसाब से। अच्छा, आपके हिसाब से खत्म हो गया, बट मैं मलिक साहब के पास आना चाहूंगा। बट सलीम बुखारी साहब, इतने पोलराइज्ड माहौल के अंदर कानून अपनी जगह मौजूद है, चले मेरी अभी दलील उसका नफाज नहीं हो पाया क्योंकि प्रेसिडेंट की असेंट मिली नहीं, मजीद 10 दिन लग जाएंगे, आगे उसका मुस्तकबिल क्या होता है वो सबको बाद में पता चलेगा। लेकिन ऐसे हालात के अंदर क्या कोई वज़ीर आज़म के खिलाफ, क्योंकि इंटेंट तो जाहिर है, मलिक साहब क्योंकि महारत रखते हैं गुफ्तगू के ऊपर भी, खुद भी वकील हैं, तो बड़ा अच्छे तरीके से मामलात को वो बता देते हैं कि कानूनी भी है लेकिन वो इसके एक सियासी एंगल होता है, वो भी हमें बता देते हैं, लेकिन वो समझ आ जाता है। सबको पता है कि इलेक्शन कोई नहीं हो रहे और ना ही फंड्स जारी होने हैं, तो सर ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म के खिलाफ कुछ हो सकता है, आपको लगता है? देखिए, गुजारिश ये है मुनीब के जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ क्या एक्शन होगा ये तो बात की बात है। मेरे ख्याल से इससे पहले 2-3 चीज़ें तय करनी पड़ेंगी हमें। एक बात तो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को जब ज़रूरत पड़े उसको रीराइट कर ले। मेरी मुराद इससे है कि आर्टिकल 63A की और आर्टिकल 183(4) की जो इंटरप्रिटेशन की गई, क्या वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? क्या इसके ऊपर कोई जवाब तलबी या कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहिए कि इस तरह की ऐसी इंटरप्रिटेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के खिलाफ है वो कर ली जाए? इसी तरीके से इलेक्शन के हवाले से जो हमने देखा वो ये कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी, मेरी कम से कम एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, कि इलेक्शन कमीशन इज़ एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, जिसका काम इंश्योर करना है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। हमारे पड़ोस में मिसाल मौजूद है, अगर आपको मैं कहूँ, जो शंकर जो उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उसने क्या क्या यानी इकदामात किए थे, तो आपको हैरत होगी कि हमारे यहाँ तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। देखिए, गुजारिश ये है कि झगड़ा असल में ये है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी रहेगी या ये इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट अपने पास रखना चाहती है। वो कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करती रहेगी तो ये झगड़ा हर दूसरे दिन खड़ा रहेगा, चाहे हुकूमत इमरान खान साहब की हो, चाहे हुकूमत शहबाज शरीफ की हो। तो ये बुनियादी फैसला करना है, और इसीलिए ये सारे झगड़े हैं, ये सारी तावीलात जो दी जा रही हैं, जो नए नए इकदाम किए जा रहे हैं, जो रेजोल्यूशंस पास हो रही हैं, उसमें बुनियादी झगड़ा यही है कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है या नहीं है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, तरमीम करना उनका हक है या नहीं है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है, हमने देख लिया कि चाहे जजमेंट 4-3 की हो, चाहे 3-2 की हो, उन्होंने नहीं मानना तो उन्होंने नहीं मानना है। अब आप देखिए, आज जो बिलावल जरदारी ने तकरीर की, उसके अंदर एक बहुत ही ऐसी उन्होंने एक हवाला दिया कि बाहर किसी बच्चे से भी पूछे तो वो कहता है 2 + 2 4 होते हैं, और आप अदलिया में जाके पूछें तो वो कहते हैं 2 + 2 3 होते हैं। आप मुझे बताइए, जब इस तरह की गुफ्तगू होनी शुरू हो जाएगी तो कहाँ रहेगी वो अजमत आला अदलिया की, और कहाँ वो जो तसादम की वजह है
जिसका जिम्मेदार कौन है, मेरे ख्याल से हम सबको अपने दिल में पता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस सिचुएशन, जिसमें आज एक आईनी अदारा, एक जमहूरियत की माँ जिसको कहते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, द पार्लियामेंट, उसके साथ तसादम की रवश इख्तियार किए हुए है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई जी शऊर आदमी, जमहूरियत को छोड़ें, एक आम फहम आदमी ये कहेगा कि अदलिया जो है वो पार्लियामेंट की जब उसका दिल चाहे ऐसी तैसी कर दे, जब उसका दिल चाहे किसी कानून को उठा के फेंक दे, किसी कानून को अपनी मर्जी से इंटरप्रेट कर ले। ये दुनिया के किसी माशरे में नहीं होता, कहीं भी नहीं होता ये। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ तो खैर मामलात आजकल काफ़ी ख़राब हुए। मैं ज़रा एक मुख्तर सा ब्रेक लेता हूँ, वापस आते हैं। मैं ज़रा मलिक से आऊँगा। मलिक साहब ने बड़ी खूबसूरती से हमें आइन के गिर्द तो हमें चक्कर लगवा दिया, लेकिन अब ज़रा थोड़ी बात प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की भी हो जाए एक ब्रेक के बाद। उनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको शांतित कहते हैं। मलिक साहब, चले ये बात तो अपनी जगह हो गई, ठीक है, उस इम्प्रेशन की बात बेशक आप ना करना चाहें जिसका इदराक हम सबको है, या उस परसेप्शन की बात बेशक आप ना करना चाहें जिसका पता हम सबको है, लेकिन अब जो मामलात हमारे सामने हैं, आप क्या इस बात पे मुकम्मल तौर पर वज़ीर-ए-आज़म, जारी बात है आप वैसे भी अपनी क़यादत के बड़े करीब हैं, आप मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी भी तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जवाबदेह नहीं है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब आपके कुलीग हैं, वो कहते हैं वो तो नहीं है भाई, वो पूरी कैबिनेट, फिर कैबिनेट को बुलाएंगे, ये तो कैबिनेट ने फैसला किया, फिर बाद मामला पार्लियामान में चला गया। क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को ही इज़ नॉट इन हार्म्स वे, कि उनको कोई पूछेगा भाई आपने ये किया तो आपने हमारे हुक्म अदूली की है, और फिर हुक्म अदूली की है तो फिर माजी में भी एक वज़ीर-ए-आज़म घर गया था तो आप भी जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं कुछ होगा? जी मुनीब साहब, देखिए मेरी राय में, और जो मैं समझता हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपनी राय में किसी किस्म का कोई तसब ना रखूँ। मैं गोई पार्टी वर्कर हूँ और मैं आई एम वर्किंग एज एन एड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, लेकिन आइन जब सामने है और उसकी बड़ी प्लेन स्पीकिंग है, बड़ा प्लेनली रिटन है। देखिए अदलिया एक हुक्म देती है, और वो हुक्म देती है कि आपने, वो हुकूमत से कहती है कि आपने ये एक फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, और उस परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन के लिए आइन कहता है कि आपने रास्ता ये इख्तियार करना है। तो मुख्तसर बात ये है कि जब हुक्म अदलिया का हुकूमत को वसूल हुआ तो वो हुक्म जो है वो पार्लियामान के रास्ते ही पूरा होता है। अब इस सूरत के बाद कोई अगर शख्स ये सोचे और कहे कि तौहीन की कार्रवाई हो सकती है अदालत की, लिविंग असाइड माई पोजीशन दैट आई बिलीव कि 4 मेंबर की जजमेंट है, उसको एक तरफ रखते हुए मैंने पहले आपसे बात शुरू करते हुए बात ख़त्म इसलिए कर दी थी और मैंने लंबी दलील नहीं दी थी। देखिए तारीख़ी तौर पे हमसे आपके सवाल से एक जुड़ी हुई बात है कि आप जितनी बहस अभी कर रहे हैं कि जब भी हम आइन के कोर्स से थोड़ा सा डिविएट करते हैं, रास्ता बदलते हैं और उसकी तशरीह कोई ऐसी करते हैं जिसे रीडिंग इन कहा जाता है, तो उस वक़्त नुकसान पैदा हो जाता है। कैसे नुकसान होता है? अब मैं ये समझता हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर की जो जजमेंट है सारी ख़राबी का बाइस वो है, ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आपने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की एक ऐसी पोजीशन ली जिसमें आपने पार्लियामान का वो किरदार जो दुनिया की हर ट्राइकोटमी ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर मौजूद है, जिसमें अदलिया के ऊपर पार्लिमानी चेक और पार्लिमान का तल्लुक अदलिया के साथ और एग्जीक्यूटिव का तल्लुक इन दोनों ब्रांचेस के साथ कैसे वजूद में आया और किस तरह से वो इवॉल्व हुआ। तो आपने एक सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा फैसला दे दिया और एक बुनियादी ढांचे की तश्कील दे दी कि अगर हम इसके अंदर मुदाखलत करेंगे तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। और उसी वक्त उसी इसना में उस फैसले के होते हुए आपने बाकी ब्रांचेस के हर मामले में जुडिशल रिव्यू के नाम पे आपने पार्लियामान के साथ बेशुमार दफ़ा और इसी तरीके से आपने एग्जीक्यूटिव के साथ बेशुमार दफ़ा, जहाँ पर जुडिशल रिव्यू नहीं, जुडिशल रिस्ट्रेंट की ज़रूरत थी, एक जुडिशल एक्टिव पोजीशन जो है वो नुकसान का बाइस बनती है, ठीक है। और हमने देखा ये सारा 184(3) की गार में हुआ, ठीक। अब जिसको वैसे आप क्योंकि इदराक रखते हैं ना, आप खुद अप्रिशिएट करते रहे उसे, ये तो आप मानेंगे ना माजी में बड़ी गलतियां की आपने, खास तौर पर आपकी। देखिए मैं मुनीब साहब, आई वुड बी कैंडिड कि मेरी सूटेबिलिटी, मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, तो मुझे आप उसके लिए बाइसे और मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। मेरी सूटेबिलिटी मेरी पॉलिटिकल नीड्स के साथ होती है, लेकिन आइन से डिविएशन के मौके पर जैसे भी एक गलत एक आम बहस चल गई है और बड़ी गलत बहस चल गई है कि यानी 90 दिन की आज जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है आप उसको भी रख लें सामने
इलेक्शन कमीशन के ख़त को भी सामने रख लें और आइन की पोजीशन को भी सामने रख लें। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 90 डेज को डील करता है वो तो सैक्रोसैंक्ट है, ठीक, लेकिन जो आर्टिकल्स निगरान का तकाजा करते हैं वो गलत है। गलत है, ठीक। जो कवानीन एक ही दिन में इंतखाब की बात करते हैं वो कवानीन गलत हैं, और जो कवानीन 90 दिन की तायद में है, तो एक पार्टी कुछ पोजीशन लेती है, एक पार्टी कुछ पोजीशन लेती है, आइन की हमेशा दो तशरीहात आ जाती हैं। लेकिन मसला जहाँ पर है, जहाँ बिल्कुल प्लेन रीडिंग है, बिल्कुल सीधी बात है कि अगर आपने सियासी तौर पे कुछ मामलात को हल करना है तो उसमें अगर आप 2 वक्त में इंतखाब कराते हैं, लेट से आप पंजाब में इंतखाब पहले करा देते हैं, पंजाब तो 60% पाकिस्तान पंजाब है, और फिर क्या होगा कि उसकी एक हेजमनी क्रिएट हो जाएगी, आप उसको मोनोपोलाइज कर देंगे। आप क्या करेंगे कि पंजाब के अंदर जो हुकूमत बन जाएगी वही बाकी छोटे सूबों के अंदर सीड ऑफ डिसकंटेंट डाल देंगे। आप ये गलत करेंगे, ये हो गया। एक ऐसी तारीखी गलती होगी जिसका अजाला मतलब आपको लगता है कि इन आइसोलेशन बहुत से जो आर्टिकल्स हैं उनको नहीं पढ़ना चाहिए। परहैप्स दिस इज द लाइन दैट द इलेक्शन कमीशन हैज आल्सो टेकन। वो आपका जो इस्तेदलाल है वो तो खैर पहले भी सब्सटेंशिएट आपने किया, बट मूविंग ऑन टू द पॉलिटिकल साइड ऑफ थिंग्स, अभी मंदोखेल साहब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जरदारी साहब ने आज बात की पार्लियामान के अंदर सियासी डायलॉग की, क्योंकि सियासी डायलॉग के हवाले से जरदारी साहब अपना लोहा मनवा चुके हैं हमेशा। बहुत सारी जो इम्पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको पॉसिबिलिटीज़ में भी उन्होंने कन्वर्ट किया। तो जरदारी साहब आज क्या फरमा रहे ज़रा सुनिएगा। At least I believe, Pakistan People's Party believe, we cannot go in for a chaos situation. We can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. Can't come to me. It's like I am nobody. उन्होंने कहा मेरे पास नहीं आ सकते, प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे। लेकिन ऐसे हालात के अंदर मंदोखेल साहब, आप तो खैर पार्लियामान में हैं और आपके बहुत से कोलीग्स ठीक है और जमातों में भी हैं, डायलॉग की कोई पॉसिबिलिटी मुमकिन है नहीं? मतलब ठीक है, वी शुड नॉट रूल इट आउट, बट प्रैक्टिकल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस को डायलॉग होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा। देखिए मुनीफ साहब, मेरी पार्टी के सदर का या पिछले हफ्ते हमारी कोर कमेटी का फैसला है कि डायलॉग होना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे ये समझ रहा था, और बल्कि मैं करो, आपको याद होगा जब 2018 में RTA सिस्टम बिठा के और इस शख्स को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया, उस वक्त भी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा आइए मिसाक की मईशत पे बात करें। क्या अल्फाजा से उन्हें नवाजा वो आपको अच्छी तरह पता है। उसके बाद फिर उन्हें पिंडी के ऊपर अलगार की जो बात की थी, उस वक्त भी मौजूदा हुकूमत ने 11 रुकनी काबीना कमेटी बनाई उनसे बात करने की। तो क्या अल्फाज थे वो आपको सारे, ये चोर डाकू मैं इनसे बात करूंगा, लेकिन चूंकि मेरे पार्टी का फैसला है और क्योंकि जरदारी साहब आप इस चीज़ के हवाले से हम मशहूर है कि एक जरदारी सबसे यारी, उसकी ये है कि सियासी तौर पर हमें दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए। यकीनन मैं भी इस चीज़ को रोकूँ कि इतनी सब गालियों के बावजूद इस शख्स के साथ बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, मगर अगर मैं सियासी तौर पे देखूं तो बिल्कुल आप डायलॉग करें, बात करें, बैठे। और मैं ये समझ रहा हूं कि 2000 साल पहले या 10 महीने पहले जो इमरान खान साहब का रवैया है आज कुछ बेहतर हुआ है। आज मैं ये समझ रहा हूँ कि उसको भी ये चीज़ पता है कि ये गाली गलौज से इस तरह सियासी मामला नहीं चलते, आज भी उस बात पर राजी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जरदारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, डायलॉग के जरिए बातचीत हो सकती है। और यकीनन जो मलिक साहब ने बात की है आर्टिकल 254 की या 90 डेज के हवाले से, निगरान हुकूमत जब होंगे नहीं है तो आप उस आर्टिकल के वालिशा नहीं करेंगे। और फिर आपको यह भी बताता चलूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली मरतबा फैसला किया था 30 अप्रैल का, 90 डेज तो 12 अप्रैल को पूरे हो रहे, फिर उसके बाद अब 14 मई, तो वहां तो वायलेशन वैसे हो गई, फिर ये कहते हैं नहीं जी वो फलाना शिक लगा दिए, इस तरह नहीं होता है। बात दूसरी बात ये कि आप अगले इलेक्शन में किस तरह आप, जैसा मलिक साहब ने 141 जनरल सीटें पंजाब में और बलूचिस्तान की सिर्फ 16 है, तो आप मुझे बता दो कि वज़ीर-ए-आज़म तो आएगा पंजाब से, तो जब पंजाब से आएगा और पंजाब में किसी सियासी पार्टी की हुकूमत हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे हमारी हो, चाहे पीटीआई की हो, तो वो तो असरअंदाज होगी उन सीटों के ऊपर। तो अब इसका मतलब क्लियर कट वज़ीर-ए-आज़म जो है उसी पार्टी का अगर जिसके पंजाब होगा। तो मैं समझ रहा हूं इन सारी चीजों से बचने के लिए अगर सियासी डायलॉग हो जाए और एक साथ इलेक्शन हो जाए तमाम चारों सूबों का और वफाक का, तो ये ज्यादा बेहतर है। इस हवाले से बिल्कुल ठीक है। अच्छा मलिक साहब,
साहब बिफोर आई कुड गो टू बैरिस्टर साहब, एक बात ये फरमाइएगा, अब तो खैर इमरान खान साहब ने भी शायद कहा है और वीडियो के ऊपर भी उनका बयान मौजूद है कि बात कर लें, कोई बात तो हो जाए, मतलब ठीक है मैं अगर फेयर इलेक्शन कराने हैं तो मैं अक्टूबर तक भी इंतजार कर लूँगा, अलॉन्ग दीज लाइन्स उन्होंने कोई बात की है तो बात कर लें थोड़ा सा। देखिए गवर्नमेंट ऑफ द डे के बारे में कहा जाता है कि वो फलदार दरख्त होता है, थोड़ा झुकाव भी उसके अंदर आना चाहिए, गो के आप कहते हैं हमने बहुत झुक के देख लिया, आप नहीं झुकना, बट क्या गुंजाइश है आपकी जमात से, आपसे पूछ रहा हूं, आप वज़ीर-ए-आज़म के एड हैं, वैसे भी उनके करीब हैं, कि आप लोग डायलॉग करने के मूड में अभी भी हैं या आप लगते हैं नहीं, आपको लगता है कि नहीं इनफ इज डन, आप नहीं कुछ करना? देखिए मुनीब, मैं बेवक्त की रागनी, मैं उसमें एक सियासी वर्कर हूँ, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि जब तक आप कुछ भी कर लें, एक इलेक्शंस नहीं 10 इलेक्शंस कर लें, लेकिन जब तक बेसिक फॉल्ट लाइंस ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप ग्रैंड नेशनल डायलॉग नहीं करेंगे, जब तक आप उन मसाइल का हल नहीं ढूंढेंगे जिनके मसाइल के साथ इलेक्शन ख़राब होते हैं जी, जिनके मसाइल के साथ हुकूमतें ख़राब होती हैं, जिन मसाइल के साथ आप समझते हैं कि लोग अपने आईनी किरदार से बाहर निकलते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि ये बात सिर्फ इस इलेक्शन की नहीं है। मेरा पिछले इलेक्शन पे बड़ा शिकवा है, वो गलत कैसे हुआ? अगर आज मैं बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जो गलतियाँ जिस किसी से हुई, चाहे वो पार्लियामान से हुई, चाहे वो फौज से हुई, चाहे वो जज साहिबान से हुई, चाहे वो एग्जीक्यूटिव से हुई, पॉलिटिकल पार्टी से हुई, जो एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के जो इस मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लाने के ज़ामिन हो सकते हैं, उन सबको बैठ के बात करनी चाहिए और फॉर वंस एंड ऑल इस एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। अब आज अगर आप बात करें कि इलेक्शन एक स्पेसिफिक 1 पॉइंट एजेंडा पे जो आपने बात, जरदारी साहब ने जो आज बात की, मैंने उनकी बात को अप्रीशिएट किया। वो इसलिए मैंने अप्रीशिएट किया कि वो ये कह रहे थे कि ये नुक्ता आप प्री सपोज करके आए कि जी मैं इस कंडीशन पे आके बैठूंगा, तो वो डायलॉग नहीं होता। डायलॉग एक ओपननेस के साथ है। इसको बेशक पार्लियामान को आज आप एक फोरम बना लें, आप जॉइंट सिटिंग को एक फोरम बना लें, उसके अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज आके बैठ जाएं, उसी फोरम के ऊपर आप एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, फौज सब बैठ के बात करें, इसको नेगोशिएट करें, इस क्राइसिस से मुल्क को निकालें। इसको निकालना ज़रूरी है, लेकिन ये साथ तय करना पड़ेगा कि सेल्फ राइटियसनेस के साथ नहीं, अपनी गलतियां माननी पड़ेंगी। अगर मैंने 2016 में गलत की है तो मुझे मानना पड़ेगा कि मैंने गलत की है। अगर इमरान की पार्टी ने 4 साल इस्टेब्लिशमेंट का और साकिब निसार का कंधा इस्तेमाल किया है तो मानना पड़ेगा कि है। लोगों के ऊपर गलत मुकदमात किए हैं, मानना पड़ेगा कि है। ठीक है, सबको मानना पड़ेगा। अभी मैं सिर्फ एक जुमला सिर्फ कहूँगा। अभी रिसेंटली मेरी नज़र से एक वो फ्रांसिस फुकुयामा की आइडेंटिटी गुजरी है मुनीब साहब। ट्रस्ट मी, इरोजन ऑफ डिग्निटी टेक्स एवरीथिंग अवे, एवरीथिंग, नथिंग लेफ्ट बिहाइंड, पीछे कुछ रह नहीं जाता। बिल्कुल ठीक। मैं आपसे बार बार हर जगह पर ये मैं कह रहा हूँ सर कि इट इज़ हाई टाइम। आप बातचीत करना चाहते हैं भले से इस एक इलेक्शन की, तो पहले इसका ढांचा तो ठीक करें, बुनियादें तो ठीक करें इसकी। बट ठीक है, बट करके जा सकते हैं। बट फिलहाल तो डेगर्स ड्रॉन है, फिगर तो डेगर्स ड्रॉन है, क्योंकि इमरान खान साहब की जमात, इमरान खान साहब को बहसियत क्लाइंट बैरिस्टर साहब ज़रूर लीड करते हैं और अपने क्लाइंट की पोजीशन को भी समझते हैं। उनका ख्याल तो ये है कि आइन बड़ा वाज़े है, आपने इंतखाबात करवाने थे, नहीं करवाए और अब आप वायलेशन में हैं। गो कि ये इस्तदलाल अपनी जगह मौजूद है और इसके अंदर बड़ा वज़न है कि अगर पंजाब के अंदर कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होगी और एक सियासी हुकूमत होगी किसी सियासी जमात की, तो फिर उसका कितनी हैवी बेरिंग होगी वफाक के इंतखाबात के ऊपर। ये मामला अपनी जगह मौजूद है। मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक यहाँ पर लेता हूँ जी, वापस आएंगे। सलीम मलिक अहमद खान साहब और बैरिस्टर साहब भी हमारे साथ होंगे। मधुखेल साहब को जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिए। बुखारी साहब, एक बात मैं ज़रूर यहाँ पर करना चाहूँगा। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है या जितनी बिटर डिवीज़न है वो अपनी जगह मौजूद है। सियासी डायलॉग हमें कहते हुए इट साउंड्स वेरी फैशनेबल जब हम ये कहते हैं कि सियासी डायलॉग होना चाहिए, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, क्रूड रियलिटी है या आज की कि आज सियासी डायलॉग शायद कम से कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जिस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए हम तारीखी तौर पर देखते रहे हैं कि जी, और या बहुत से हमारे दोस्त ये कहते रहे हैं, प्रोपोगेट करते रहे हैं कि जी फौज को आना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को आना चाहिए, वो भी इस वक्त मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड बुखारी साहब आपके नज़दीक? ये मामला तो इसी तरह चलेगा और शायद ये डिवीज़न बढ़ेगी बदकिस्मती से या खुदा न खास्ता मुझे कम होती हुई तो नज़र नहीं आ रही। मैं आपकी इस राय से मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक करता हूँ और इसके लिए आर्गूमेंट ये है कि देखिए, खान साहब तो डायलॉग करेंगे सिर्फ एक सूरत में
कि उनकी मर्जी की डेट के मुताबिक इलेक्शन आप करा दें। अगर ये नहीं है तो वो बाकियों को सबको चूँकि चोर और डाकू समझते हैं, लिहाजा उनके साथ तो वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। जो गुफ्तगू हमने PTI की तरफ से सुनी कि डायलॉग होना चाहिए, वो उन खान साहब की भी मुराद उससे यही है और सबकी मुराद यही है कि सेकंड टियर लीडरशिप के साथ बैठ के आप बात करें, फिर खान साहब देखेंगे कि क्या करना है। मेरे ख्याल से उसका जवाब आज जरदारी साहब ने दे दिया है कि डायलॉग किस लेवल पर होंगे, किसके साथ होंगे, वो तो उन्होंने वजाहत कर दी है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर आप इस तरह से प्रेशर डालेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो नून लीग का मुलाजम है, वो फलां का टाउट है, वो फलां का वो है, तो मुझे बताइए जो इलेक्शन होंगे भी तो उसकी क्रेडिबिलिटी, अगर खान साहब खुदा ना खास्ता वो रिजल्ट नहीं निकाल सकते जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं 2/3 मेजॉरिटी वाला, तो वो फिर उसके साथ तो वो गालम गलोच उसी तरह से जो है वो जारी रहेगी। दूसरी बात ये है कि 90 दिन का जो ये बज़ वर्ड है ना, ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने वायलेट कर दिया है, तो बाकियों से क्या तवक्को करते हैं आपके वो इसके मुताबिक कराएं? क्या 30 अप्रैल की डेट नहीं थी उन 90 डेज के मुताबिक? तो वो अब 14 मई कैसे हो गई भाई साहब? तो अगर 14 मई हो सकती है तो कोई भी क्यों नहीं हो सकती है? दूसरी बात यह है कि ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखे बगैर कोई दुनिया का इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात नहीं करवा सकता। ये बात पहले आजमाई जा चुकी है और अब इसको मजीद आजमाना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम। आप देखिए 4 महीने से कम अरसे में, अभी 10 दिन अप्रैल के रहते हैं, जनवरी से लेके अब तक 43 के करीब टेररिस्ट हमले हो चुके हैं, जिसमें कई दर्जनों लोग, हत्ता के ब्रिगेडियर लेवल के लोगों ने भी जामे शहादत नोश किया है। आप मुझे बताइए कि पैसों के मामले में आप खुद कहते हैं कि बैंकरप्ट हो गया ये, तो यानी PTI तो ये कहती नहीं है कि हो जाएगा, वो तो कहते हैं ये बैंकरप्ट हो चुके हैं। और टेररिज्म के हवाले से आप कहते हैं कि जी यहाँ कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। तो जब आप ये रियलिटीज खुद से बयान कर रहे होते हैं तो फिर आप कैसे तवक्को रखते हैं कि इसके अंदर पीसफुल इलेक्शन हो सकते हैं? आपको तो इलेक्शन की एक्टिविटी का मुनीब बहुत अच्छी तरह से पता है, चाहे वो पोलिंग बूथ्स हो, वहाँ भी हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, चाहे वो रैलीज हो, इलेक्शन कैंपेन हो, एक खुदा ना खास्ता रॉकेटर, एक कोई बम हमला जो है वो कितनी तबाही मचाएगा उसका हमें अंदाज़ा हो सकता है। देखिए जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी पूरी की गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने जब ये कहा कि जनाब मुझे तो सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं मिल रही हैं, मुझे तो फंड नहीं मिल रहे हैं, तो इन मुतल्लिका वजारतों ने फिर लिख के सुप्रीम कोर्ट को दिया है कि जनाब ये नहीं, जिसको कोई इतनी वो अहमियत नोबडी बॉदर्स। हाँ, नोबडी बॉदर्स। यानी मैं आपसे अर्ज करूं कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी उसके अंदर जो फैसला हुआ उसको किसी ने दोबारा जिक्र तक नहीं किया कि भाई ये जो टेररिस्ट हैं ये पाकिस्तान को उजाड़ने और तबाह करने पर तुले हुए हैं। आप उस रिपोर्ट्स की डिटेल देखें मुनीब, वो रूह फरसा है। तो कहने का मतलब यह है कि खान साहब जब तक डायलॉग के लिए आमादा नहीं होंगे उस वक्त तक ये कसिया तो तय होने नहीं जा रहा। ठीक है, बैटल ऑफ वर्ड चाहे अदालतों में रहे चाहे पार्लियामेंट में रहे, ये जारी रहेगी। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक बात है, अब इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर जो खत लिखा है उसके अंदर चलिए ठीक है, उससे आपको इतराज़ हो सकता है, लेकिन जो वाक़यात उन्होंने कोट किए हैं वो इंस्ट्रक्टिव हैं। देखिए डस्का इंसिडेंट था, मेरे ख्याल में रीसेंट पास्ट की बदतरीन धांधली उस वक्त हुई। मैं बहैसियत एक सहाफ़ी मैंने वहाँ हालात जाकर देखे उस धांधली के एपिसोड के बाद, और बहुत सारी चीज़ें अपनी आंखों से भी देखी, तो पता चलता था कि उस वक्त पंजाब की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, वहाँ पर क्या हुआ। इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया, रिपोर्ट्स मुरतब की, इंक्वायरीज की, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, बड़े ज़बरदस्त किस्म के उनके ऊपर स्टेज आ गए, अदालती रेड टेपिज्म उसे कह सकते हैं वो आ गया और लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ रुक गई। अब एक बात जो कि बड़ी अहम है कि आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही जहाँ से यूजुअली मिलनी चाहिए, डिफेंस के इदारे अगर नहीं दे पा रहे, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें साइड पे रख दें। इशू ये है, यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है, इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहे हैं कि जी वो इंतखाब पंजाब के अंदर जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, वहाँ पर कितनी इंडिपेंडेंस को शो करेगा इस पोलराइज्ड माहौल के अंदर, और क्या उन इंतखाबात का रिजल्ट कोई एक्सेप्ट करेगा? मुनीर साहब, इंशाअल्लाह ताला इंतखाबात होंगे, पीसफुली होंगे, इम्पार्शियल होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे तो सारे एक्सेप्ट करेंगे। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के लेटर का ताल्लुक है, इलेक्शन कमीशन ने कहीं भी ये नहीं होल्ड कर लिया कि इन हालात में हम इलेक्शन होल्ड नहीं कर सकते। उनका ये कहना था कि इन हालात में हमें ये चीज़ें चाहिए। एक तो उन्होंने जिक्र किया कि हमें ये फाइनेंसेस चाहिए। दूसरा, फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊँ सर, तकरीबन 50,000 उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये 50,000 पोलिंग स्टेशन है पंजाब में, पूरे पंजाब में 15,000 पोलिंग स्टेशन है पूरे
के पीके में 15,000 पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 4,000 पोलिंग स्टेशन है जो मोस्ट सेंसिटिव डिक्लेयर हुए हैं। और मोस्ट सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि हमें एक पोलिंग स्टेशन पे 5 पैरामिलिट्री ट्रूप्स चाहिए। टोटल जो फोर्स मांगे गए थे वो 56,000 है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मई में इस्लामाबाद में जितना फेडरल गवर्नमेंट ने डिप्लॉय किया था वो तकरीबन 20,000 के लगभग थे। अब 56,000 सारे के सारे KPK और इस इलेक्शनों के लिए मांगे गए थे। अब इलेक्शन तो होने हैं और इलेक्शन के लिए ये प्रोवाइड करना है। इसमें जो सेक्रेटरी साहब इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर आप देख ले 4 अप्रैल वाला, इसमें इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि अगर ये सिक्योरिटी आपको फराहम की जाए, ये पैसे आपको मिले, क्या आप अंडर आर्टिकल 2183 जो फेयर इलेक्शन आपकी ड्यूटी वो करा सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ने कमिट कर लिया कि बिल्कुल हम कर सकते हैं। अब एक ही बात रह गई, कौन सी सिक्योरिटी इजाजत हो? कौन सी सिक्योरिटी? ये वाली जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी देगी, पुलिस देगी? दो चीजें उन्होंने दोनों ने कहा था कि एक पुलिस की सिक्योरिटी जो हमें चाहिए और इसके साथ साथ जो मोस्ट सेंसिटिव है उसमें पैरामिलिट्री फोर्स, जो कह रहे थे कि नहीं जो कमबैक ट्रूप्स है उसकी हमें जरूरत नहीं होती, वो जो रेंजर और दूसरे ट्रूप्स है वो हमें अकोमोडेट करे। और मीटिंग जब हुई थी सेक्रेटरी डिफेंस इलेक्शन कमीशन में, वो लेटर रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसमें सेक्रेटरी ने इतना कहा था कि हम फेडरल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन लेते हैं, ये हमारे मारूजात है, हम इलेक्शन कमीशन के सामने रखते हैं, आगे डिसीजन फेडरल गवर्नमेंट का है, फेडरल गवर्नमेंट जो डायरेक्ट करेगी हम मांगेंगे। ठीक है। अब एक ही अर्ज करूं, जो डायलॉग की बात हो रही है मुनीफ साहब, एक तो होगा ना लॉन्ग टर्म में डायलॉग। आज देखो हम गोल्डन जुबली मना रहे थे, 50 साल हमारे पूरे हो गए आईन की, हम एक आईन के अंदर रह रहे। आज जो तो इमरान खान साहब ने जिसको कहा कि ये मेरे हुकूमत की खिलाफ साजिश है, उसका नाम तो लिया। बिलावल साहब ने जितने भी जिक्र किया वहां तो उन्होंने नाम नहीं ले सके कि कौन है जो साजिश कर रहा है। या तो कोई ग्रैंड किस्म की ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जोड़े, उसमें एक नए डायरेक्शन में इक्तदा कर ले तो सबके लिए बेहतर है, क्योंकि एक अगेंस्ट रूल बिलावल साहब के हवाले तो बड़े क्लियर थे। गौर खान साहब उन्होंने जब 10 साल प्रोजेक्ट की बात की, मुनीफ साहब बिल्कुल एक चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन की बात की, एक आर्मी चीफ की बात की, तो पता तो सबको चल गया जी। वो तो मुनीफ साहब अगर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का वो हो बन जाए जिस तरह अफ्रीका में हुआ था, हम नए डायरेक्शन में जाए तो बहुत फॉर द शॉर्ट टर्म ये देखिए क्या कंडूसिव एनवायरनमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है डायलॉग के लिए। खान साहब ने तो ऐलान किया कि रोड मैप दे दे, मैं मानूं। अब आप क्या कर रहे हैं? आप पार्लियामेंट के सामने रख रहे हैं कि इलेक्शन इकट्ठे ना हो, एक अलग अलग ना हो, इलेक्शन इकट्ठे हो, फिर आप फंड नहीं दे रहे, फिर आप कहते हैं जजेस से इस्तीफा दे रहे, आप कहते हैं हम आपको दो आर्ग्यूमेंट है मलिक अहमद खान साहब का, रिगार्डलेस के वो उनका ताल्लुक किस जमात से, लेकिन उस बात के अंदर वजन है कि यहाँ पर तो बाय इलेक्शन एक होना हो किसी भी टेन्योर के अंदर, तो आपने देखा कि डस्का इलेक्शन हुआ और उसके ऊपर क्या हुआ, मतलब धुंध छा गई गर्मियों में और रिटर्निंग अफसरान ही बेचारे गायब हो गए। तो चाहिए जाए कि एक वफाक के अंदर जहाँ 140 के करीब सीटें पंजाब से हों और वहाँ पर इंतखाबात हो रहे हों और सियासी हुकूमत हो किसी की भी पंजाब में, क्या वो असरअंदाज नहीं होगी? सवाल तो ये है, अपनी जगह मौजूद है, ठीक है, आप कोई इससे डिसएग्री कर सकता है, बट ये भी एक प्रैक्टिकल रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है। देखो ये तो कहीं भी इनका पॉइंट नहीं रहा, कभी इस चीज़ का उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया, हुकूमत की तरफ से जवाब आई थी, उस जवाब में उनमें कोई तरफ से रिप्लाई में कोई ये जिक्र किया मौजूद था। इलेक्शन कमीशन ने जब अपने पैरामीटर्स वहाँ जमा सबमिट करवाए तो उनके जितने भी वो प्लीज थी उसमें कोई एक भी लिखा हुआ था कि दे कुड बी द ग्राउंड। अगर आइन का ये तकाजा होता कि इलेक्शन इकट्ठे हो तो फिर तो आइन में लिखा जाता। बिल्कुल ठीक है, कोई लॉ एंड ऑर्डर से बिल्कुल। लेट मी कंक्लूड विद मलिक साहब। मलिक साहब ये दो बातें, एक तो ये कि वफाक ने क्या अटॉर्नी जनरल साहब ने ये पॉइंट रेज किया, दूसरा ये जो कहते हैं अगर आइन की स्पिरिट के अंदर होता तो लिखा होता कि भाई इंतखाबात इकट्ठे होने हैं, नहीं लिखा हुआ है, हेंस आपने उसी तरह चल रहा है जिस तरह लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है ये। देखिए मैं मुझे बड़ा एहतराम है गौहर का जो वो कह रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ मुख्तलिफ है। ये मैं तो सुप्रीम कोर्ट के इस इलेक्शन एक आइन की आर्टिकल की तशरीह के हक़ को तो तस्लीम करता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सियासी मामलात में इस मामले को मैं एक मुदाखलत समझता हूँ और मैं इस पे बड़ा क्लियरली अपनी एक आइनी और सियासी बात करते हुए ये बात दलील के साथ करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आइन की तशरीह करना दुरुस्त है, सुप्रीम कोर्ट का सियासी सिमत तय करना दुरुस्त नहीं है। ठीक है। अब सवाल यहाँ ये है कि आप मुझे अगर ये तस्वुर पेश करें
कि इस आइन ने इस चीज़ को एनविसेज नहीं किया, तो मैं वो मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं ये मानने को तैयार हूँ कि 90 रोज़ की कैद इंतखाबात के लिए आइन में ज़रूर दी गई, लेकिन उसके साथ इसी आइन के अंदर बाकी वो सारी चीज़ें दी गई। मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आपका वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता, तो सारी बातें हम रोज़ करते रहें। ठीक, हाँ जी। मैं सिर्फ एक बात कहूँ कि सिक्योरिटी की जो डिटेल्स है ना जी, जैसे भी बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, ठीक है, इनके पास एक नंबर है 56 का, लेकिन ऐसा है नहीं। सिक्योरिटी की सिचुएशन केपी में और केपी के साथ जुड़ी हुई पंजाब के अंदर, और इस वक्त जो एक टेररिज्म का एक अफरीत पंजे गाड़ के खड़ा है, तो जो मैं एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पोजीशन से आपको कह रहा हूँ कि कमोबेश 1.5 से पौने 2 लाख सिक्योरिटी पर्सनल की मूवमेंट रिक्वायर्ड होगी फॉर होल्डिंग इलेक्शंस इन वन प्रोविंस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया, बैरिस्टर गौहर खान साहब का, जनाब मलिक अहमद खान साहब का, जनाब सलीम बुखारी साहब का और जनाब मंदुखेल साहब का। प्रोग्राम आपने देखा जी, हमने कोशिश की आज के हालात के अंदर जो डिबेट थी उसके अंदर अहम सवालात को उठाएं। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।